नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसका नाम है किनशिप, कास्ट और क्लास, ये कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 का है। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह जाएगा, उसके बाद हमारी जो थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बुक है, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो इस वाले चैप्टर की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इस वाले चैप्टर में हम जैसे कि इसमें वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि किनशिप, किनशिप का मतलब होता है फैमिली। तो फैमिली के बारे में जानेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जो कास्ट सिस्टम हमारे सोसाइटी में था, उसके बारे में जानेंगे और जो हाई क्लास और लो क्लास के बीच में जो डिफरेंस था, उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली हुआ क्यों, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ये कौन से टाइमलाइन के बीच की बात करता है? ये 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच की जो टाइमलाइन है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बात करी गई है, ठीक है? तो इस वाले पैराग्राफ में आप पढ़ते हैं क्या बोल रहा है? In the previous chapter we saw that there were several changes in economic and political life between 600 BCE and 600 CE. Some of these changes influenced societies as well. For instance, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers. Crowd specialists often emerged as distinct social groups. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंसेस। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर आया तो वहाँ से हमारे जो फॉरेस्टेड एरियाज थे और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स लोग थे उनकी जो लाइफ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे आ गए, ठीक है? उसके बाद जो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा वैसे वैसे हमारे जो क्राफ्ट बनाने वाले जो स्पेशलिस्ट लोग थे, ठीक है, जो कुम्हार थे, कोई बढ़िया था, तो उन लोगों का भी एक अलग सोशल ग्रुप बनता चला गया। और इन सब चीज़ों की वजह से एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से किसी के पास ज़्यादा पैसा था, किसी के पास कम पैसा था, तो इसकी वजह से जो सोशल डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया सोसाइटी के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी गई है। और बाकी इस वाले पैराग्राफ के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप स्किप कर दें। इसके बाद आप सीधे यहाँ पे आ जाएं। इन फोकसिंग ऑन दी महाभारत, अ colossal epic running in its present form into over 1 lakh verses with depictions of wide range of social categories and situation, we draw on one of the richest texts of the subcontinent. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि बेसिकली हमारा महाभारत में कितने वर्सेज हैं? 1 लाख से ज़्यादा वर्सेज हैं हमारे। It was composed over a period of about 1000 years, that is 500 BCE onwards. तो ये कब से स्टार्ट होना कंपोज होना स्टार्ट हुआ महाभारत हमारा? 500 BCE onwards से हमारा जो महाभारत है कंपोज होना स्टार्ट हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली यही सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इस वाले पैराग्राफ में, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो अब इसमें महाभारत के बारे में बात करी गई कि जो बेसिकली हमारा जो महाभारत था ये कैसे कंसोलिडेट किया गया, ये जो पूरा का पूरा लिखा गया था इसे एक फाइन टेक्स्ट के रूप में कैसे प्रोड्यूस किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सको, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप बिगन इन 1919। तो 1919 में इस चीज़ की शुरुआत हुई कि महाभारत को एक कंसोलिडेट फॉर्म करके एक प्रॉपर टेक्स्ट के रूप में इसे कंसोलिडेट करके प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है? अंडर द लीडरशिप ऑफ द नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट वी एस शक्थंकर, ठीक है? तो ये आपको नाम याद रखना है। एक तो 1919 से हमारा स्टार्ट हुआ था ये चीज़, पूरा का पूरा हमारा ये प्रोजेक्ट, और किसके लीडरशिप में था? एक इंडियन संस्कृतिस्ट थे जिसका नाम था वी एस शक्थंकर, ठीक है? इनके लीडरशिप के अंदर हुआ ये। अ टीम कंप्राइजिंग डजन्स ऑफ स्कॉलर इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। What exactly did this involve? Initially, it meant collecting Sanskrit manuscript of the text written in variety of scripts from different part of the country. तो बेसिकली इस टीम का काम क्या था कि जितने भी संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उन सबको कलेक्ट करना, ठीक है, जो महाभारत से रिलेटेड हो। The team worked out at a method of comparing verses from each manuscripts. Ultimately, they selected the verses that appeared common to most of the versions and published these in separate volumes. तो बेसिकली इस टीम ने जितने भी वर्सेस थे उनको कंपेयर करना स्टार्ट किया और जो मोस्ट कॉमन सिनेरियोज थे उन चीज़ को निकाल के और उन्हें पब्लिश करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिखा है, अल्टीमेटली दे सिलेक्ट द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स एंड पब्लिश दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स। अलग अलग वॉल्यूम्स में इन्हें पब्लिश किया, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस, ठीक है? तो 13,000 पेजेस के अराउंड ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट। ये भी आपको याद रखना है कि 47 ईयर्स लगे थे हमारे पूरे के पूरे इस चीज़ को कंप्लीट होने में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। टू थिंग्स बिकेम एपरेंट, यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड इन ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें पता चलती है। पहली क्या पता चलती है कि कई हमारे जो महाभारत है इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जो कॉमन थे, जो कि हमारे नॉर्थ में भी कॉमन थे, नॉर्थ में चाहे आप कश्मीर की बात करें, नेपाल की बात करें, और हमारे साउथ जो हमारा तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है? तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कॉमन थी, ठीक है? Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text has been transmitted over the century. उसके बाद these variations were documented in footnotes and appendices
टू मेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जितने भी वेरिएशंस थे इन्हें एक फुटनोट और अपेंडिसेस के फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर दिया इनकी टीम ने, ठीक है। टेकन टुगेदर मोर देन हाफ ऑफ दी 13,000 पेजेस वर डिवोटेड टू दिस वेरिएशन, ठीक है। तो जो 13,000 पेजेस का हमारा जो पूरा का पूरा ये जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो थे हमारे महाभारत के वो लिखे गए, तो उसमें से 13,000 का जो हाफ है करीब करीब, ठीक है, करीब करीब 6,500 के करीब वो हमारा अपेंडिसेस और फुटनोट्स में है, जिसमें हमारी सारी वेरिएशंस को नोट डाउन किया था इन लोगों ने, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज के इस पैराग्राफ में इस चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन अ सेंस दीज वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टिव टू द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स processes that shape early and later social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices. These dialogues are characterized by a moment of conflict as well as consensus. Our understanding of these processes is derived from primarily from texts written in Sanskrit by and for Brahmanas. ठीक है, तो यहाँ से आपको बेसिकली ये याद रखना है कि आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस आर डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम टेक्स्ट रिटन इन व्हाट, टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है when social issues of social history were explored for the first time by historians in the 19th and 20th century, they tended to take these texts at face value, believing that everything that was laid down in text was actually practiced. Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Prakrit, and Tamil. These studies indicated that the ideas contained in normative Sanskrit texts were on the whole recognized as authoritative. They were also questioned and occasionally even rejected. It is important to keep this in mind that as we examine how historians reconstruct social histories. तो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर हमें ये बताया गया कि जब 19th और 20th सेंचुरी के जो स्कॉलर्स थे और जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने जब इन टेक्स्ट को देखा तो उन्हें लगा कि जो जो इसमें लिखा गया है वो मतलब फेस वैल्यू यानी कि डिट्टो प्रैक्टिस करी जाती होगी अपने रियल लाइफ में भी, ठीक है। बट जैसे जैसे स्कॉलर ने अलग अलग ट्रेडिशंस देखे और अलग अलग वर्क देखे जो कि पाली लैंग्वेज में थे, प्राकृत लैंग्वेज में थे और तमिल में थे, तब इन्हें पता चला कि जितने भी इसमें आइडियाज थे वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इसे प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता था। वो कई सारे जितने भी आइडियाज थे, जितने भी रिचुअल्स थे, जितने भी कोड्स थे, उन्हें समय समय पे उस पर क्वेश्चंस भी उठाए जाते थे और इवन रिजेक्ट भी किए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओकेजनली रिजेक्टेड एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली ये बताया गया है। वी ऑफन टेक फैमिली लाइफ फॉर ग्रांटेड, हाउएवर you may have noticed that not all families are identical. They vary in terms of numbers of members, their relationship with one another, as well as the kinds of activities they share. Often, people belonging to the same family share food and other resources and live, work, and perform rituals together. Families are usually part of larger networks of people defined as relatives or to use a more technical term kinfolk, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, kinfolk हमारा क्या है, families are usually part of larger network of people defined as relative or to use a more technical term kinfolk. While familial ties are often regarded as natural and based on blood, they are defined on many different ways. For instance, some societies regard cousins as being blood relations, whereas others do not. ठीक है, तो यहाँ पे बस बेसिकली थोड़ा बहुत बताया गया है फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में कि जैसे कई सोसाइटीज होती हैं जिसमें हमारे जो कजन्स होते हैं उन्हें भी ब्लड खून का रिश्ता बताते हैं कि इट्स अ ब्लड रिलेशन, बट कि लेकिन जो कई सोसाइटीज होती हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। For early societies, historians can retrieve information about elite family fairly easy. It is, however, far more difficult to construct familiar relationship of ordinary people. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया था कि बेसिकली जितने भी हमारे हिस्टोरियंस होते हैं और स्कॉलर्स होते हैं, जब वो पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं, पास्ट की सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं, तो जो एलिट फैमिली होती है, जो राजा होते हैं, जो नोबल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रीस्ट होते हैं, उनकी फैमिली और उनकी सोशल लाइफ को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो उनकी फैमिली होती है और उनका जो सोशल लाइफ होता है वो कहीं न कहीं रिकॉर्डेड होता है, किसी टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर किसी पेंटिंग के फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ के फॉर्म में, किसी इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में। लेकिन वहाँ के लोगों की जो आम जनता है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनके बारे में उनकी लाइफ कैसे होती होगी, वो जानना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और चैलेंजिंग हो जाता है स्कॉलर्स के लिए, क्योंकि किसी भी एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए कोई पेंटिंग हो नहीं सकती और कोई बुक भी नहीं लिखेगा ऑर्डिनरी पीपल पे, ठीक है? ये सारी सारी चीज़ें राजाओं और जो एलीट लोग थे उनके लिए ही होती थी, ठीक है? तो इसलिए जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके लिए थोड़ा-सा हार्ड पड़ता है कि ऑर्डिनरी पीपल की रिलेशनशिप को, उनकी फैमिलियल टाई को या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ना, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। फॉर अर्ली सोसाइटीज़ हिस्ट्री historians can retrieve information about elite families fairly easy, ठीक है? It is, however, far more difficult to reconstruct the familial relationship of ordinary people. Historians also investigate and analyze attitudes towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people's thinking. It is likely that some of these ideas would have shaped their actions, just as actions may have led to attitudes. उसके बाद आपको इस वाले डब्बे में आ जाना है, टर्म्स ऑफ फैमिली एंड किन। द संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुला टू डेजिग्नेट फैमिलीज। यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुला बेसिकली क्या है, हमारा संस्कृत टेक्स्ट है। पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है, उसके बाद कुला का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू डेजिग्नेट फैमिलीज।
एंड जनाती, या फिर आप जाति भी पढ़ सकते हो इसे, and Janati for the larger network of kinfolk. Janati for the larger network of kinfolk. The term Vamsha is used for lineage. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुल, जनाति यानी कि जाति बेसिकली, ठीक है, और जो हमारा वंशा यानी कि वंश जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं, उनके इन तीनों के बारे में इसमें बताया गया कि बेसिकली क्या है। तो इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आ जाता है, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। कुला बेसिकली क्या होता है, हमारा फैमिली को डेजिग्नेट करता है। जो जनाती होती है या फिर जाति होती है, वो हमारी जो किंग फोक है यानी कि जो हमारी फैमिली है बेसिकली, उसके लार्जर नेटवर्क को डिनोट करता है। और जो वंश होता है यानी कि वंश होता है हमारा, वो हमारी लीनिएज जो होती है, जो चली आती है, उसको डिनोट करता है, ठीक है। जैसे सूर्यवंश हो गए, चंद्रवंश हो गए, कि सोलर डायनेस्टी हो गई, और लूनर डायनेस्टी हो गई, इस टाइप की चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। द आइडियल ऑफ पैटर्निटी can we identify points where kinship relations change? At one level, Mahabharata is a story about this. It describes a feud यानी कि झगड़ा, over a land and power between two groups of cousins, the Kauravas and the Pandavas, who belong to a single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janapadas. तो बेसिकली हमारे इसमें महाभारत के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो जैसे हमारे जो कौरवास थे और जो पांडवास थे, उनके बीच में एक फ्यूड था लैंड को लेकर, हस्तिनापुर को लेकर, ठीक है। और उनके बीच, और ये दोनों के दोनों कौरवास और पांडवास किसके लीनेज में को बिलोंग करते थे, कुरु वंश को थे, ठीक है। जो कुरु वंश है उसके लीनेज को बिलोंग करते थे। जो कि एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जनपदास थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 2 में। जो हमारी कई सारी 16 महाजनपदास थी, तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंस थे उसमें कुरु भी वन ऑफ देम था। अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल in which the Pandavas emerged victorious. After that, patrilineal succession was proclaimed. Patrilineal succession मतलब जो कि हमारा पिता से चलता हुआ आ रहा हो, ठीक है, यानी कि पिता, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका ग्रैंड बेटा, और इस तरह की चीजें, ठीक है। After that, the patrilineal succession was proclaimed. While patrilineal has existed prior to the composition of the epic, the central story of Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under the paternity, son could claim the resources, including the throne in case of kings, of their father when they later die. ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, जैसे हमारा इंडिया में होता ही है कि जो राजा मरते थे, जो उनके बेटे होते थे यानी कि सन होता था, वो उनके थ्रोन को क्लेम करता था। बेसिकली पैटर्निटी में यही होता है। और एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा पैटर्निटी है, इट हैज एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक महाभारत, ठीक है। तो महाभारत काल से पहले से ही मतलब बेसिकली आपका ये पैटर्निटी चलता आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे पैटर्निटी और मेटर्निटी के बारे में बता रखा है। द पेट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, फादर टू सन, उसके बाद फिर ग्रैंडसन और एंड सो ऑन। whereas the matrilineal is the term used when the descent is traced through the mother, ठीक है। तो मदर के थ्रू अगर जो डिसेंडेंट है, जो नीचे वंश चल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेट्रिलिनी कहेंगे, और अदरवाइज हम पेट्रिलिनी कहेंगे, ठीक है। Most of the ruling dynasties 16th century BC onwards claim to follow this system. This system यानी कि जो हमारा पेट्रिलिनी वाला है वो वाला। Although there were variation in some practices, sometimes there were no son. अब कई केसेस में क्या होता था कि जो राजा होता था उसके कोई बेटा होता ही नहीं था, ठीक है। अब बेटा नहीं होता था तो वो पेट्रिलिनी कैसे फॉलो करेगा। तो इन सम सिचुएशन ब्रदर सक्सीडेड वन अनदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो ब्रदर होते थे, जो ताकतवर आसपास के उसके भाई होते थे, कजन्स होते थे, वो सक्सीड कर लेते थे एक दूसरे को, ठीक है। समटाइम्स अदर किन मैन क्लेम द थ्रोन, एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन सच एज प्रभावती गुप्ता एक्सरसाइज पावर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कुछ केस, अगर कोई राजा है उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसमें उस केस में क्या होता था कि जो उसके कजन ब्रदर्स होते थे, ठीक है, वो उसको सक्सीड कर लेते थे, या फिर कोई भी किंग्समैन होता था यानी कि उनकी फैमिली का कोई भी बंदा होता था, वो क्लेम कर लेता था थ्रोन, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस में क्या देखा जाता है कि कुछ वुमेन की वुमेन को ये जो थ्रोन है वो मिल जाता था। जैसे प्रभावती गुप्ता, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में, उसमें उसका एग्जाम्पल देके बताया कि वो कई बार वुमेन भी एक्सरसाइज कर लेती थी पावर, ठीक है, बट वो बहुत ही ज्यादा रेयर होता था। द कंसर्न विद पैट्रिलिटी was not unique to ruling families. It is evident in mantras in ritual texts such as Rig Veda. It is possibly that these attitudes were shared by wealthy men and those who claimed high status, including brahmanas. उसके बाद दोस्तों आपको इस वाले डब्बे के अंदर बेसिकली आपको ये वाली लाइन याद रखनी है। ये एक ऋग्वेद की लाइन है जो कि हम शादियों के दौरान पढ़ी जाती है। Here is an example of a mantra from Rig Veda which was probably inserted in the text at around 1000 BC and to be chanted by the priest while conducting marriage ritual. It is used in many Hindu weddings even today. ठीक है, तो ये हमारा मंत्र क्या है, बेसिकली इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, I free her from here but not from there. I have bound her family there so that through the grace of Indra she will have fine sons and be fortunate in her husband's love.
तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये इस चीज के बारे में याद रखना है, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि इसमें हेयर और जो देयर है ये बेसिकली किसको डिनोट करने को बोला है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे इस वाली लाइन में एक्सप्लेन करी गई है। इंद्र वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल डीटीज, अ गॉड ऑफ वैलर, वारफेयर एंड रेन। तो इंद्र हमारे बेसिकली कौन थे? गॉड ऑफ वैलर यानी कि वीरता के भगवान, वारफेयर के भगवान, युद्ध के भगवान, और रेन जो हमारी वर्षा वगैरह करते थे वो इंद्र की कृपा से होती थी, ठीक है। हेयर एंड देयर रेफर टू द फादर्स एंड हस्बैंड्स हाउस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे हेयर बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आई फ्री हर फ्रॉम हेयर यानी कि फादर्स हाउस, ठीक है, फादर्स हाउस। और यहाँ पे बट नॉट फ्रॉम देयर, बट नॉट फ्रॉम देयर मतलब कि जो हस्बैंड है, हस्बैंड के घर से मैं उसे फ्री नहीं कर रहा, बट अपने घर यानी कि पिता के घर से मैं उस इस लड़की को फ्री करके जो दूसरा घर है, हस्बैंड का घर है, वहां पे इसे जाने को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हेयर और देयर का यहाँ से ये मतलब है। ये एक क्वेश्चन में पूछ रखा था किसी यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57 में हमारा जो ये वाला डब्बा है, वाई किनफोक क्वारल्ड। तो इसमें बेसिकली महाभारत के बारे में बताया गया है कि जो महाभारत की जो पूरी की पूरी फैमिली थी उसके बीच में लड़ाई की हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में। तो वो जैसा आप लोगों को पता ही है, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके हस्तिनापुर शहर को लेकर हुई थी, ठीक है। उसी चीज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारा आदि पर्वन होता है, ठीक है, वो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है संस्कृत महाभारत का, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख रखा है, दिस इज एन excerpt फ्रॉम द आदि पर्वन, लिटरली द फर्स्ट सेक्शन ऑफ संस्कृत महाभारत, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आदि पर्वन क्या होता है, ये आपको पूछ सकता है पैराग्राफ के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है रूल्स ऑफ मैरिज पे। तो इसमें देखते हैं बेसिकली क्या बोल रहा है। While sons were important for the continuity of patrilineage, daughters were viewed rather differently from this framework. They had no claims to the resources of the household. At the same time, marrying them into family outside the kin was considered desirable. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि डॉटर्स का बेसिकली हमारा क्या रोल होता था। तो डॉटर को हम क्या करते थे, हम जैसे आज भी हमारे जो नॉर्थ इंडियन फैमिलीज है वो क्या करती हैं, दे मैरी देयर डॉटर आउटसाइड देयर किन, यानी कि अपनी फैमिली से आउटसाइड उनकी शादी कराते हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले से चली हुई आ रही है, ठीक है। उसके बाद दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगमी, एक्सोगमी लिटरली मींस मैरिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये आपको ये टर्म याद रखना है कि बेसिकली एक्सोगमी क्या होता है। एक्सोगमी मींस मैरिंग आउटसाइड, meant that lives of young girls and women belonging to the family that claimed high status were officially carefully regulated to ensure that they were married at the right time to the right person, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, right time at the right person. This gave rise to the belief that कन्यादान or the gift of daughter in marriage was an important religious duty of the father, ठीक है। जैसे कन्यादान आज भी हमारी शादियों में होता है, तो ये चीज पहले से ही कंटिन्यू होती आ रही है, जो आज तक कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मैरिज भी बता रखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एंडोगमी क्या रखा है, एंडोगमी रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, जो एक ही यूनिट के अंदर यानी कि एक ही फैमिली के अंदर मैरिज अगर हो जाती है तो उसे कहते हैं हम एंडोगमी। एंडोगमी रेफर्स टू अ मैरिज विद इन अ यूनिट, दिस कुड बी किन ग्रुप, कास्ट और अ ग्रुप लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है एंडोगैमी। उसके बाद एक्सोगैमी जो नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस होता है वो क्या होता है हमारा, एक्सोगैमी रेफर्स टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। और पॉलीगनी, पॉलीगनी क्या होता है, पॉलीगनी इज अ प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग अ सेवरल वाइफ्स, ठीक है। तो जो आदमी जैसे पहले के जमाने के राजा होते थे वो पॉलीगनी फॉलो करते थे क्योंकि उनकी कई सारी वाइफ्स होती थी, ठीक है। और पॉली एंड्री का क्या मतलब होता है, पॉली एंड्री का मतलब होता है इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड। तो किसी अगर कोई रानी है उसके कई सारे हस्बैंड है, हालांकि यहाँ पे रेयरली होता है इंडिया में, बट अगर ऐसा केस है तो उसे पॉली एंड्री के अंदर आता है वो, ठीक है। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स सोशल लाइफ बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, पीपल फ्रॉम नियर and far met and buy sell their product and share ideas in the urban milieu. This may have led to a questioning of the earlier belief and practices. अब बेसिकली आपका हुआ क्या, ये सारी चीजें तो चली रही थी, ठीक है, ये कन्यादान और ये सारी एक्सोगमी वगैरह चल रही थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, अब नए नए टाउन की स्थापना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जैसे लिख रखा है इसने, विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, तो अलग अलग टाउन की स्थापना हो गई। उससे क्या होगा, जो सोशल लाइफ था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से क्या हो गया, अलग अलग लोग अलग अलग देशों से आते थे, ठीक है, और उनका कल्चरल एक्सचेंज होने लगा, ठीक है। जो अपने प्रोडक्ट सेल करने आते थे, ठीक है, कुछ खरीदने आते थे, कुछ बेचने आते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आइडिया और कल्चर शेयर होने लग गए आपस में एक दूसरे के, ठीक है। दिस में हैव लेड टू अ क्वेश्चनिंग ऑफ द अदर बिलीव एंड प्रैक्टिसेस। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो पुरानी धारणाएं थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, उन पे लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ, फेस्ड विद दिस चैलेंजेस द ब्राह्मणास रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन ग्रेट डिटेल। These were meant to be followed by Brahmanas in particular and the rest of the society in general. From 500 BCE, these norms were compiled in Sanskrit texts known as the Dharma Sutras or Dharma Shastras. The most important of such work was the Manusmriti, was compiled between 200 BCE and 200 CE.
तो अब बेसिकली जब ये सारी चीजें होने लग गई इंडियन सोसाइटी में, कि जो पहले के धारणाएं थे, पहले के जो कोड्स थे, पहले के जो रिलीजियस चीजें थी, उन सब पे लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। और ये सब किस वजह से हुआ, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज और आइडिया के एक्सचेंज होने लग गया, ट्रेड की वजह से और बाकी सारी चीजों की वजह से। तो इन सब चीजों को देखते हुए ब्राह्मणों ने क्या किया, इस चीज को काउंटर करने के लिए धर्मसूत्रा या फिर शास्त्रास, इनकी रचना स्टार्ट करी ब्राह्मणों ने, जो इंडिया के ब्राह्मण थे। और कब से स्टार्ट करी थी, आपको डेट याद रखनी है, 500 BC से स्टार्ट करी थी, ठीक है। और जो धर्मसूत्रास या फिर धर्मशास्त्रास का सबसे मोस्ट पॉपुलर कोई काम है, तो वो हमारा मनुस्मृति है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग भी सुना होगा इसका नाम कभी ना कभी। तो उसकी भी आपको डेट याद रखनी है, 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में है, ठीक है। तो ये जो पूरे कोर्स थे, ये ब्राह्मण के द्वारा भी फॉलो किए जाते थे, और जो सोसाइटी है इन जनरल, जो बाकी सारे वर्ण के लोग थे, वो भी, उनके लिए भी उसमें कोर्स लिखे रहते थे, ठीक है। अब यहां से पढ़ते हैं क्या लिखा है। वाइल द ब्राह्मण ऑथर ऑफ दीज टेक्स्ट क्लेम दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी and that what they prescribe have to be obeyed by everyone, it is likely that real social relations were more complicated. Besides, given the regional diversity within the subcontinent and difficulties of communication, the influence of brahmanas was no means all pervasive. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि ब्राह्मणों ने, हालांकि इस टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें लिखी थी कि ये सारी चीजें हमारी बिल्कुल आपको कहते हैं कि लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करनी है, ठीक है। लेकिन इन जनरल सोसाइटी में देखा गया कि बिल्कुल ही मतलब डिट्टो कार्बन कॉपी नहीं हुई जो ब्राह्मणाज ने बोला था सोशल लाइफ में, ठीक है। और उसमें हमारे कई सारे चेंजेस मिले हमें सोशल लाइफ में, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी मिले जिन लोगों ने धर्मसूत्रा को फॉलो नहीं किया। What is interesting is that धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा recognized as 8 forms of marriages। अब ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो धर्मसूत्रा हमारे कितने फॉर्म ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है, 8 तरीकों के मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है हमारा धर्मसूत्रा। ऑफ दीज फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड while the remaining were condemned। तो इसमें से जो टॉप के 4 हैं उन्हें तो अच्छी शादी मानी जाती है, यानी कि गुड मैरिज मानी जाती है, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उन्हें कंडेम किया जाता है कि ये अच्छे नहीं है, सराहनीय नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट दीज वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। तो बेसिकली जो लोग ब्राह्मणिकल नॉर्म्स नहीं फॉलो करते थे, वो उस 4 तरह की शादियां करते थे, ठीक है। वही चीज में बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से 4 तरीकों के बारे में बात करी गई है। Here are the first, fourth, fifth and sixth form of marriages from the मनुस्मृति, ठीक है। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म ऑफ मैरिजेस। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज हमारी क्या कहती है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंट्स ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्नड इन द वेदा whom the father invites himself। तो ये हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज है मनुस्मृति के अकॉर्डिंग। फोर्थ काइंड ऑफ मैरिज हमारी कौन सी है, द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय अ father after he had addressed the couple with the text may both of you perform your duties together and has shown honor to the bridegroom। ये हमारी फोर्थ है। और फिफ्थ हमारी कौन सी है, while the bridegroom receive a maiden after having given as much as he can afford to the kinsman and to the bride himself according to his own wealth। और सिक्स्थ हमारी कौन सी है, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। तो ये जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है और सिक्स फॉर्म है, ये दोनों कंडेम करी जाती थी, ठीक है। तो जो सिक्स फॉर्म है ये बेसिकली हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर विच डिजायर्स फ्रॉम विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर, यानी कि बेसिकली लव मैरिज के बारे में सिक्स फॉर्म बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडेम करी जाती थी ब्राह्मण के मनुस्मृति के द्वारा। अब यहाँ पे गोत्र ऑफ वुमेन, इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। One Brahminical practice evident from 1000 BC onwards was to classify people in terms of gotras। तो ये गोत्र में जो क्लासिफिकेशन था ये कब से स्टार्ट हुआ था हमारा, 1000 BC से स्टार्ट हुआ था। Each gotra was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra was recognized as his descendant। Two rules about gotra were particularly important. Women are expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage and members of the same gotra could not marry। तो बेसिकली इसमें गोत्र के बारे में बताया गया है कि हमारे गोत्र के क्या रूल थे। तो जैसे जो वुमेन होती थी, जो वुमेन के क्या होता था कि जो भी उसका वुमेन का गोत्र होता था, जो उसके पापा ने दिया होता था, उसके फादर ने दिया होता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती थी तो वो अपने फादर का गोत्र गिव अप करके जो उसके हस्बैंड का गोत्र है उसे पकड़ के अपनी पूरी लाइफ टाइम में उसे उस गोत्र को यूज करती थी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है। One way to find out whether these were commonly followed is to consider the name of men and women which were sometimes derived from the Gotra names। These names are available for powerful rulings, lineages such as Satavahanas। ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ रखा है कि सतवाहनास जो थे who ruled over the past of Western India and Deccan। वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में इन्होंने रूल किया था। Several of their inscriptions have been recovered which allow historians to trace familial ties including marriages। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सतवाहना का एग्जांपल दिया कि कैसे सतवाहना जो लोग थे वो गोत्र का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। देर आर नेम्स ऑफ सेवरल जनरेशंस ऑफ सतवाहना रूलर्स रिकवर्ड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन।
नोट द यूनिफॉर्म टाइटल राजा। आपको हर सतवाहना के नाम के आगे एक टाइटल मिलेगा राजा, ठीक है। ऑल्सो नोट द फॉलोइंग वर्ड विच एंड्स विद द नेम पुता। पुता अ प्राकृत वर्ड मीनिंग सन। उसके बाद हर एक वर्ड के बाद आपको एक पुता नाम के एक शब्द मिलेगा जिसका प्राकृत मतलब होता है सन, यानी कि पुत्र। द टर्म गौतमी पुता मीन्स सन ऑफ गौतमी। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रखे हैं। नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठा आर फेमिनाइन फॉर्म ऑफ गौतम एंड वशिष्ठ। वैदिक सीयर्स आफ्टर whom गोत्रास वर नेम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजा हर किसी में कॉमन है, राजा गौतमी पुता सिरी सताकनी, ठीक है। जैसे सेकंड वाला देखें, राजा राजा वसीटी पुता सिरी पुलुमाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजा वसीटी पुता यानी कि वसीटी के पुत्र, ठीक है, सन ऑफ वसीटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोत्र की कैसे फॉलोइंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट वाला देखो, राजा गौतमी पुता श्री सतकनी, तो यानी कि राजा जो आपका एक पर्टिकुलर टाइटल है जो कि कॉमन चला हुआ है, जो कि ऊपर यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया था। उसका बाद गौतमी पुता का मतलब गौतमी का पुत्र, ठीक है, गौतमी का पुत्र यानी कि सन ऑफ गौतमी। और उनका इनका इन राजा का बेसिकली नाम क्या होगा, श्री सतकनी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि हमारा जो गोत्र सिस्टम था वो सतवाहना ने काफी अच्छे से फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद इस वाले डब्बे के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। मेट्रोनिमिक्स इन दी उपनिषद। The Brihadaranyaka Upanishad, one of the earliest Upanishad, contain a list of successive generations of teachers and students, many of whom may be designated by metronymics. Metronymics मतलब कि जो मदर के साइड से जो टर्म चली आ रही है उस चीज को आप फॉलो करते हैं, तो मेट्रोनॉमिक्स उसे बोलते हैं। तो बेसिकली आपको ये बृहद उपनिषद इसके बारे में भी याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वर पॉलीजीनियस, यानी कि एक से ज्यादा वाइफ्स होती थी सतवाहना रूलर्स की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दे वर पॉलीजीनियस। An examination of the names of women who married Satvana rulers indicate that many of them have names derived from the Gotra, such as Gautama, Vasishtha, their father's Gotra. They evidently retain these names instead of adopting names derived from the husband's Gotra name as they were required to do according to the Brahmanical rules. तो इस वाले पैराग्राफ में बेसिकली क्या बताया गया है कि जो सतवाहना रूलर्स थे उनकी जो वुमेन थी उनके नेम्स को जब एग्जामिन किया गया तो ये फाइंड किया गया, और उनके नेम के जो गोत्र थे वो उनके फादर के गोत्र को ही कंटिन्यू कर रहे थे वहां की जो औरतें थी, ठीक है। अनलाइक द ब्राह्मणिकल मनुस्मृति प्रोसीजर, क्योंकि उसमें क्या उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा मनुस्मृति के अकॉर्डिंग कि जैसी शादी होती है आपको अपने पिता का गोत्र त्याग करके जो आपके हस्बैंड होंगे उनका गोत्र आपको लेना पड़ेगा। बट जो सतवाहना वुमेन थी वो लोग अपनी जो पैट्रिनियल जो गोत्र चली आ रही है उन्हीं उसी को कंटिन्यू करते थे, ठीक है। वही बताया गया इसमें, देखो। An examination of the names of women who married Satvana rulers indicate that many of them had names derived from गोत्र such as Gautama, Vasisht, their father's गोत्र, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है the father's गोत्र। They evidently retain these names instead of adopting names from their husband's गोत्र। तो इन्होंने शादी के बाद भी अपने पुराने वाले गोत्र को रिटेन करके रखा, बजाय इसके कि वो हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करें, ठीक है, जो कि ब्राह्मणिकल रूल के अकॉर्डिंग गलत था एक तरह से। What is also apparent is that some of the women belong to the same गोत्र। उसमें एक और चीज हमें पता चली है कि जैसे पहले बोल रखा था कि जो गोत्र सेम नहीं होना चाहिए औरत का और जो उनके होने वाले पति का, ठीक है। बट हमें यहाँ से ये भी देखने को मिला कि कई केसेस में गोत्र भी सेम रहता था सतवाहना के केस में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सोगमी का कॉन्सेप्ट था ब्राह्मण्स के द्वारा जो दिया गया था कि अपने किन के आउटसाइड यानी कि अपने गोत्र के आउटसाइड आपको मैरिज करनी है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा था हमें, ठीक है। As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy recommended in the Brahmanical text. In fact, it exemplified an alternate practice, that of endogamy or marriage within the kin group, which was and is prevalent amongst several communities in the South India. Such marriages amongst kinfolk such as cousins ensured a close-knit community. तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो सतवाहनास थे उन्होंने एंडोगमी को भी फॉलो किया है, ठीक है। और इसके बारे में इसने ये भी बताया गया कि जो हमारी एंडोगमी है, जिसे हम कहते हैं कि एक ही किन के अंदर यानी कि एक ही फैमिली के अंदर जो कजन्स होते हैं और बाकी सारे लोग होते हैं फैमिली के, उनके बीच में ही आपस में ही ये लोग शादी वादी करके अपना एक कम्युनिटी बना लें। तो ये सारी चीज हमें अभी भी साउथ इंडिया के अंदर कई सारे ऐसे परिवार यहाँ पे देखने को मिलता है, वही चीज इसने यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। It is likely that there were variations in other part of the subcontinent as well, but as yet it has not been possible to reconstruct specific details. अब इस वाले पैराग्राफ की बात करते हैं। Were mothers important? We have seen that Satvana rulers were identified through metronomics, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि सतवाना जो रूलर्स थे वो मेट्रोनॉमिक्स यानी कि जो उनके माता के वहां से जो ड्राइव होते नेम वहां से उनका अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, नेम्स डिराइव फ्रॉम दैट ऑफ द मदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो
जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गौतमी पुता, तो गौतमी तो एक फीमेल होती है, तो यानी कि सन ऑफ गौतमी, ठीक है, यानी कि एक मेट्रोनोमिक है जो सतवाना फॉलो करते थे केवल, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। So we have seen that the Satavahana ruler were identified through metronomics, that is names derived from that of their mother. Although this may suggest that mothers were important, we need to be cautious before we arrive at any conclusion. In the case of the Satavahanas, we know that succession of throne was generally patrilineal. तो हालांकि जो नाम जो था, ठीक है, वो मेट्रोनेमिक फॉलो करता था, यानी कि मदर के वहां से नाम ले लेते थे वो, लेकिन जो थ्रोन थी, गद्दी थी, वो पेट्रीनियली चलती थी, यानी कि पिता फिर उसके पुत्र फिर उस पुत्र के पुत्र के ही चलती थी, ठीक है, डॉटर को कभी भी गद्दी नहीं मिलती थी, तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है, ये एक महाभारत की पेंटिंग को डिस्क्राइब करी है, जो कि टेरिकोटा की बनी हुई है, और कहाँ पर है ये, अची क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। अगले इसमें आते हैं, क्या कह रहा है, सोशल डिफरेंसेस की यहाँ पे बात करी गई है, जो कि कास्ट सिस्टम और उसके बियॉन्ड में देखी गई थी, ठीक है। You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchical order social categories. This idea order was laid down in the Dharma Sutras and Dharma Shastras. Brahmanas claim that this order in which they were ranked first was divinely ordained. तो ब्राह्मण क्या क्लेम करते थे कि ये जो वन सिस्टम है हमारा, जिसमें हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार कैटेगरीज थी, इसमें ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर मानते थे, और ये क्लेम करते थे कि इट इज डिवाइनली ऑर्डर, यानी कि भगवान ने बोला है ये कि हम सबसे ऊपर हैं, while placing groups classified as Shudras and untouchable at the very bottom of the social order. Positions within the order were supposedly determined by the birth. तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि जो पोजीशंस थी हमारी वर्णा के अंदर वो कैसे डिटरमाइन करी जाती थी, तो वो हमारी बर्थ से डिटरमाइन करी जाती थी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा शूद्र फैमिली में बॉर्न हुआ है तो हमेशा शूद्र ही कहलाएगा, ठीक है, कभी भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, द राइट ऑक्यूपेशन, तो राइट ऑक्यूपेशन की बात करी गई, यानी कि सही कार्य क्या होता है। तो इसके बारे में धर्मसूत्रा ने बताया कि सही कारण हर वर्ण के लिए उसका सही कार्य, यानी कि जो इसका राइट ऑक्यूपेशन है वो क्या है। तो धर्मसूत्रास और द धर्मशास्त्रास आल्सो कंटेन रूल अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशंस ऑफ द फोर कैटेगरीज ऑफ वर्ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि धर्मसूत्रा आल्सो कंटेन द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में भी धर्मसूत्रा में बताता है, ठीक है, जो चार वर्ण थे उनके लिए। Brahmanas were supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and gave and receive गिफ्ट्स। तो ब्राह्मण का क्या काम था कि वो अपना वेद पढ़ें और वेद पढ़ाएं, उसके बाद अपने कुछ जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो पूजा पाठ है, ये सारी चीजें करें और अपने दान दक्षिणा लें और दें, ठीक है, ये ब्राह्मण का काम होता था। क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, यानी कि उन्हें क्षत्रिय का जो काम होता था वो युद्ध से रिलेटेड होता था, ठीक है, कि सीमाएं अपनी जो राज्य की है उन्हें सुरक्षित रखना, जो जस्टिस है उन्हें डिलीवर करना, ठीक है, और साथ ही साथ स्टडी द वेदास, क्षत्रियो को भी हक था वेदा पढ़ने का, एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट, और डोनेशन करना ब्राह्मणों को और जो बाकी सारे लोगों को, ठीक है, तो ये क्षत्रिय का काम था। द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइन टू द वैश्यास, यानी कि वैश्यास को कौन कौन से हमारे ऑक्यूपेशन असाइन थे, जो वैश्यास हमारे गिफ्ट दे सकते थे, यानी कि दान दक्षिणा कर सकते थे, सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे ब्राह्मणास के द्वारा, ठीक है, और वेदा की जो स्टडी होती थी वो हमारे वैश्य भी कर सकते थे, ये आपको याद रखना है। कई लोग सोचते हैं कि वैश्य नहीं कर सकते थे, बट नहीं, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशंस वर आल्सो असाइन टू दी वैश्यास, यानी कि स्टडी ऑफ वेदा फर्स्ट, सेक्रीफाइस परफॉर्म सेकंड, और गिफ्ट देना वो थर्ड। तो हमारे वैश्य कौन कौन से काम कर सकते थे, स्टडी ऑफ वेद भी कर सकते थे और सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे, और जो दान दक्षिणा वो भी करते थे, ठीक है। who were in addition expected to engage in the agriculture, pastoralism and trade। और इन तीनों के अलावा ये इनका बेसिकली मेन काम क्या था, एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी खेती है उसमें काम करना, जो व्यापार है उसमें अपना पार्टिसिपेट करना, और जो पेस्टोरिज्म है यानी कि अपना जो गाय भैंस है इन सब चीज़ों को देखभाल करना, तो ये वैश्यास का काम होता था। और जो शूद्रास थे जिन्हें हम सबसे नीचे कैटेगरी में मानते थे, तो शूद्रास वर असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन। तो शूद्र का हमारा क्या ऑक्यूपेशन था, ओनली वन। जब जब यहाँ पे ओनली जब शब्द आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से कई सारा क्वेश्चंस बना लेता है। तो शूद्रास वाज असाइंड ओनली वन ऑक्यूपेशन, और वो ऑक्यूपेशन क्या था, दैट ऑफ सर्विंग द अदर थ्री हायर वर्णास, ठीक है। तो जो ऊपर के तीन वर्ण हैं, जो जिसमें हमारे वैश्य हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं, तो शूद्र का कर्तव्य केवल ये होता था कि जो ऊपर के तीन वर्ण हैं उन्हें अच्छे से क्या करें, उनकी सेवा करें, ठीक है। तो ये शूद्र का वो होता था, धर्म होता था अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्रास। नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। द ब्राह्मणास इवॉल्व 2 और 3 स्ट्रेटजीज फॉर इन्फॉर्मिंग दीज नॉर्म्स। तो उन्होंने इस नॉर्म्स तो उन्होंने बना लिया, अब इस नॉर्म्स को इम्पोज करने के लिए इन्होंने कई सारी स्ट्रेटजीज बनाई, ठीक है। वन ऑफ, तो पहली स्ट्रेटजी इसमें क्या थी, वन एज वी हैव सीन जस्ट वाज टू असर्ट द वर्ना ऑर्डर दैट वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। तो पहली तो स्ट्रेटजी इन्होंने ये कहा कि जो वर्ना ऑर्डर जो था, जो इन्होंने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्होंने बोल दिया कि ये ना भगवान ने डिसाइड किया, ये हमने नहीं बनाया, मतलब इसे डिवाइनली ऑर्डर दे दिया कि इसमें दैविक चीज है
और ईश्वर ने बोला कि ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जो जनता है वो कभी भी क्वेश्चन करेगी नहीं अपने वर्ण सिस्टम को और चुपचाप इसे फॉलो करते रहेगी, ठीक है। तो 2 और 3 स्ट्रेटेजीज में से एक स्ट्रेटेजी ये थी कि उन्हें जो वर्ण सिस्टम है उसे एक डिवाइन ओरिजिन का नाम दे दिया जाए, ठीक है, कि ये एक दैविक चीज है और ईश्वर ने ये बोला है। जो दूसरा स्ट्रेटेजी थी ब्राह्मण की इसे इंपोज करने के लिए वो क्या थी? सेकंड, दे एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम्स। तो सेकंड स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या अपनाई कि जो उनके राजाज थे ब्राह्मणों के, उन्होंने राजाओं को निर्देश किया कि आप मेक श्योर करिए कि आपके राज्य के अंदर ये सारी जो धर्मसूत्रास की बातें हैं ये फॉलो करी जाए, ठीक है, और जो फॉलो नहीं करे उसे दंड मिला जाए, ठीक है। तो सेकंड तो अपना ये था कि दे एडवाइज द किंग्स। और जो थर्ड था हमारा, एंड थर्ड, दे अटेम्प्टेड टू परसुएड पीपल दैट देयर स्टेटस वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। और थर्ड ये था कि वो अपने लोगों को जाके बोलते थे कि भैया तुम्हारा स्टेटस जो है वो बर्थ से डिटरमाइन हुआ है। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको वेद ही पढ़ना है, अगर आप शूद्र हो तो आपको बाकी की जो ऊपर की 3 वर्ण है उनकी सेवा ही करनी है, ठीक है। तो वो जाके मतलब पर्सनली परसुएड कर देते ताकि जो उनके धर्म सूत्रास हैं उनके कोड अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए सोसाइटी के अंदर। हाउएवर दिस वाज नॉट इजी, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफ्टन रीइंफोर्स्ड बाय द स्टोरीज टोल्ड इन द महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। तो महाभारत वगैरह के अंदर हम देख भी सकते हैं कई सारे ऐसे हमें एक्सेप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे हमारे जो ये धर्मसूत्रास की जो बातें हैं वो हमारी बिल्कुल फॉलो करी नहीं गई हैं, ठीक है। तो इस वाले डब्बे में देखते हैं क्या बात कर रहा है। To justify their claims, Brahmanas often cited a verse from a hymn in the Rig Veda known as the Purush Shukta, describing the sacrifice of the Purush, that is the primeval man. तो बेसिकली इसमें आपको याद रखना है कि जो हमारा पुरुष सूक्त है उसका वर्णन कहाँ पे है? ऋग्वेद के अंदर उसका वर्णन है, ठीक है। और उसके बाद पुरुष सूक्ता हमारा किसके बारे में बात करता है? एक पुरुष के बारे में बात करता है, जिसका मतलब होता है द प्रीमियल मैन। All the element of the universe, including the 4 social categories, were supposed to have emanated from his body. तो जो हमारी डिवाइन बॉडी थी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, तो उस जो डिवाइन बॉडी के मुंह से जो वर्ड निकला वो हमारा ब्राह्मणा कहलाया, ठीक है। जो माउथ से निकला वो हमारा क्या कहलाया? उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। और जो आर्म से निकला, ठीक है, बाजुओं से निकला, तो आर्म में हमारी क्या होती है? शक्ति होती है। तो आर्म से जो निकला उन्हें क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी रक्षा वगैरह करते थे और किंगडम्स को संभालते थे। और जो थाई से निकला, ठीक है, वो वैश्य कहलाए। और जो बिल्कुल फीट से निकला, ठीक है, उसे हम शूद्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मणों ने क्लेम किया, ठीक है। और इसका वर्णन हमारे किसमें है? ऋग्वेद के अंदर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो इस पेज में आपको ये वाले डब्बे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, नॉन क्षत्रिय किंग्स। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग्स, ठीक है। तो शास्त्रों के हिसाब से जो क्षत्रिय होता था केवल उसे ही हक था राजगद्दी में बैठने का। हाउएवर, लेकिन सेवरल इंपॉर्टेंट रूलिंग lineages probably had different origins. The social background of the Mauryas who ruled over a large empire has been hotly debated. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि शास्त्रों के हिसाब से तो क्षत्रिय ही रूल करते थे, बट ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है, ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि हमेशा 100% यही होता था। और जैसे कि मौर्य जो एम्पायर था, जो कि एक लार्ज एम्पायर था, ठीक है, उस टाइम अपने टाइम पे, उसके जो लिनियज है कि ये क्षत्रिय थे या फिर नहीं थे, इस पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि क्योंकि बहुत लोग जो मौर्य एम्पायर है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्हें क्षत्रिय के कैटेगरी में डालते हैं और बहुत लोग उन्हें क्षत्रिय कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? While later Buddhist texts suggested that they were Sastriyas, Brahmanical texts describe them as of low origin. तो ये वाली लाइन में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे मौर्यस थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगर हम पढ़े तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो मौर्य को एक क्षत्रिय डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। बट जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़े हम, ठीक है, जो ब्राह्मणों ने लिखा है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को एक लो ओरिजिन के पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक जो लो वर्ण है, नीचे के जो हमारे 2 वर्ण है, वैश्य या फिर शूद्र, तो वो उस वर्ण से बिलोंग करते होंगे और क्षत्रिय के वर्ण से बिलोंग नहीं करते होंगे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड में आपको ध्यान रखना है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें बोला गया है वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर बोला गया है कि वो लो ओरिजिन के हैं। उसके बाद क्या लिखा है? द शुंगास एंड कन्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास वर ब्राह्मणास। और जो शुंगा और जो कन्वास थे हमारे जो इमीडिएट सक्सेसर थे मौर्यास के, वो ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते थे। इनफैक्ट द पॉलिटिकल पावर वाज इफेक्टिवली open to anyone who could muster support and resources and rarely dependent on the birth as क्षत्रिय। तो लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें अपनी इंडियन हिस्ट्री को, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पावर थी वो बेसिकली इस पर डिपेंड करती थी वीर भोग्य वसुंधरा, यानी कि जो भी पावरफुल होता था अपना साम दाम दंड भेद करके वो अगर वो गद्दी पे बैठ गया तो फिर उसके बाद कुछ मैटर नहीं करता था कि वो क्षत्रिय है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई पावरफुल है और वो लोअर ओरिजिन का भी है और अगर गद्दी पे बैठ गया तो फिर उसे राजा ही माना जाते थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि जो हमारा शास्त्रार्थ थे जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्षत्रिय थे वही किंग होते थे। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा इंडिया के अंदर यही फॉलो किया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य और शुंगा, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जो इस चीज को नलीफाई करते हैं, क्योंकि शुंगा हमने देखा, शुंगा और कन्वा हमारे क्या थे? ब्राह्मणिकल ओरिजिन के थे, ठीक है। और जो मौर्यस थे हमारे वो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के हिसाब से लो ओरिजिन के थे,
ठीक है। तो लो ओरिजिन के थे तो वो एक राजा बनने के योग थे ही नहीं, बट फिर भी वो बने। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, अदर रूलर सच एज शाकास हु क्लेम फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज मलेच्छस। ठीक है, तो मलेच्छ किसे कहते थे हम, शाकास को कहते थे। शाका कहाँ से आए थे हमारे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये इस पे क्वेश्चन आ रखा है कि शाका हमारे कहाँ से आए थे, तो बेसिकली शाका हमारे कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशियन से आए थे। अब शाका को इन्होंने किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, शाका को हमने क्लासीफाई किया है इन लोगों ने मलेच्छ कैटेगरी में। ठीक है, तो मलेच्छ कैटेगरी कौन सी होती है, तो मलेच्छ को हम कहते हैं बारबेरियन, यानी कि आउटसाइड बाय दी ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास के द्वारा ये टर्म निकाला गया है मलेच्छ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बारबेरियन। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब्स हाउ रुद्रमनम द बेस्ट नोन शाका रूलर। तो बेस्ट नोन शाका रूलर हमारे कौन थे, रुद्रमनम थे। इसको आपको याद रखना है। रीबिल्ड दी सुदर्शना लेक, तो रुद्रमनम के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा दोस्तों, जिसने सुदर्शना लेक ठीक कराई थी। जब चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने देखा था। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट पावरफुल मलेच्छ वर फैमिलियर टू द संस्कृत ट्रेडिशंस। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोल रहा है। It is also interesting that the best known ruler of the Satvahana dynasty, Gautamiputra Sri Satakani, claimed to be a unique Brahmana, जिसे हम कहते थे एका ब्राह्मणा, and destroyer of the pride Kshatriyas। तो ये आपको लाइन याद रखनी है कि यूनिक ब्राह्मण और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड क्षत्रिया किसे हम कहते थे, गौतमापुत्र श्री सतकर्णी को कहते थे, जो कि सतवाहना डायनेस्टी के अंदर बिलोंग करते थे। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। He also claimed to have ensured that there were no intermarriages amongst members of the four Varnas. At the same time, he entered into a marriage alliance with the king of the Rudramanam। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो सतवाहना डायनेस्टी के गौतमापुत्र श्री सतकर्णी थे, वो अपने आप को एक यूनिक ब्राह्मण कंसिडर करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, एका ब्राह्मणा, एका ब्राह्मणा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और इन्होंने क्या किया था अपने राज्य के अंदर, इंश्योर किया था कि कोई भी जो 4 वर्ण है, उन 4 वर्ण के अंदर कोई भी इंटर मैरिज ना हो, ठीक है, ताकि जो 4 वर्ण है वो अपने आप में शुद्ध रहें। और लेकिन हुआ क्या, इन्होंने इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लास्ट में अपना क्या किया कि ही एंटर्ड इनटू अ मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रमनम। तो जो रुद्रमनम जो राजा थे, जो कि एक मलेच्छ कैटेगरी के लीनियज से बिलोंग करते थे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणास, ठीक है, तो वो उनके राज्य में जाके उनके उससे शादी कर लेते हैं और एक अलायंस बना लेते हैं, ठीक है। तो इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इन्होंने खुद ही फिर इस रूल को ब्रेक कर दिया था। तो इसमें पैराग्राफ में यही बताया गया है। As you can see from this example, integration within the framework of caste was often a complicated process। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितना भी हमारा कास्ट वास्ट का सिस्टम था, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। कहीं पे फॉलो किया जा रहा था, कहीं पे नहीं फॉलो किया था। कुछ लोग पहले फॉलो करते थे, फिर बाद में खुद ही उस चीज को डिसकंटिन्यू कर देते थे, ठीक है। The Satavahanas claimed to be Brahmanas, whereas according to the Brahmans, kings ought to have been Kshatriyas. They claimed to uphold fourfold Varna order, but entered into marriage alliance with people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practice endogamy instead of exogamy system recommended in the Brahmanical text। तो बेसिकली इसमें ये बताया कि हमारा जो सतवाहनास थे, कैसे उन लोगों ने एक्सोगमी को हटा के एंडोगमी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वहां से ब्राह्मण के जो रूल थे वो टूट गए। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, जो सतवाहनास थे वो अपने आप को ब्राह्मण क्लेम करते थे, ठीक है, और फिर भी अपना जो राज्य है वो शासन करते थे, जबकि जो क्षत्रिय होता है उसी को राज्य शासन करने की अनुमति होती है अकॉर्डिंग टू दी वर्ना सिस्टम। तो इस पैराग्राफ में ये वाली सारी चीजें ही बताई गई हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जातीज एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में। These complexities are reflected in another term used in the text to refer to social categories, that is jati। In Brahmanical theory, जाति लाइक वर्ना वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। तो जाति भी हमारी कैसी थी, ब्राह्मणों के हिसाब से बर्थ पे ही बेस करती थी। ये आपको याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउएवर while the number of varnas was fixed at 4, there were no restrictions on the number of जातिज। तो जैसे हमारे वर्णा तो हमारी 4 फिक्स्ड हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, तो 4 हमारे वर्णा जो है वो फिक्स हैं। बट जो जाति है इसमें ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं था, जाति हमारी कितनी भी हो सकती थी। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ जातिज। In fact, whenever Brahmanical authorities encountered new groups, for instance, people living in forests such as निषाद्स, जो कि हमारे कौन थे निषाद, एकलव्य जो थे हमारे ब्राह्मण महाभारत के अंदर वो निषाद थे, ठीक है, और wanted to assign them a name to the occupational category such as goldsmith or swarnakere, which did not easily fit into the fourfold of varna system, they classified them into as jatis। So the jati which shared a common occupation or profession was sometimes organized into श्रेणीज और guilds। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि जो हमारी वर्णा थे वो तो हमारे फिक्स थे, बट जाति के साथ क्या था कि उसका जो नंबर था वो फिक्स नहीं था।
ब्राह्मण लोग क्या करते थे, जैसे कोई भी नया ग्रुप दिखा जो कि उन्हें अलग लगता था चारों वर्णों से, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के ऑक्यूपेशन के हिसाब से वो अलग ही काम कुछ कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों को ये एक जाति के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर देते थे, एक जाति के ब्रिज के अंदर उन्हें डाल देते थे, ठीक है। जैसे जो फॉरेस्ट के अंदर काम करते थे उन्हें निषाद बोलने लग जाते थे, जो गोल्ड स्मिथ का काम करते थे उन्हें स्वर्णकरा बोलना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो और इसी के साथ साथ हमारी जो जाति थी इनकी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनता गया और एक श्रेणी या फिर गिल्ड के अंदर ये आने लग गए। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये बेसिकली बताया गया है। उसके बाद ये जो सिल्वर कॉइन डिपेक्टिंग ऑन शाका रूलर्स, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि शाका रूलर के अराउंड हमारे सिल्वर कॉइन क्या करते थे, सिल्वर कॉइन हमारे ऑपरेशनल थे, ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। We seldom come across documents that record the history of these groups, but there are exceptions. One interesting stone inscription found in Mandasore, that is in Madhya Pradesh, records the history of a guild of a silk weaver who originally lived in Lata, that is in Gujarat, from where they migrated to Mandasur, then known as Dashapura. तो मंडासुर को हम पहले के जमाने में क्या बोलते थे, दशापुरा, ये पूछ सकता है। It states that they undertook the difficult journey along with their children and kingfolk as they had heard about the greatness of the local king and wanted to settle in his king. The inscription provide a fascinating glimpse of the complex social processes and provide insight into the nature of guilds or shrenis. Although membership was based on a shared crafts specialization, some members adopted their occupation. It indicates that the members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor to the sun god. तो बेसिकली आपको इस पहले पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना कि मंडासुर हमारे कौन थे। ये मंडासुर जो हमारा जो शहर था वो पहले के ज़माने में दशापुरा कहता था, ठीक है। और जो लता है वो हमारा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और जो मंडासुर हमारा किसके अंदर था, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, इनके जो एंशिएंट नेम है वो। उसके बाद इस डब्बे के अंदर देखते हैं क्या है। द केस ऑफ अ मर्चेंट, संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन यूज द टर्म वनिक टू डिस्क्राइब मर्चेंट। तो ये आपको याद रखना कि वनिक किसे कहते थे हम, मर्चेंट को कहते थे अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट। While trade was defined as the occupation for Vaishyas in the Shastras, a more complex situation is evident in plays such as Mrichakatika written by Shudraka 4th century CE। तो ये आपको याद रखना है कि मृच्छकटिका किसने लिखी थी, शूद्रका ने लिखी थी 4th century CE के अंदर। Here the hero Charudatta was described as both Brahman and a Sarthavaha or merchant. And a 5th century inscription described two brothers who made a donation for the construction of the temple as क्षत्रिय वनिक्स। तो बेसिकली आपको इसमें बस ये चीज़ याद रखनी जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, यानी कि जो हमारे ये मिर्च कटिका है ये किसने लिखी है, शूद्रका ने लिखी है। और संस्कृत के टेक्स्ट के हिसाब से जो वनिक लोग थे, वनिक को हम क्या बोलते थे, मर्चेंट बोलते थे। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। बियॉन्ड द फोर वर्नास इंटीग्रेशन, given the diversity of the subcontinent, there were and always have been populations whose social practices were not influenced by the Brahmanical ideas. When they figure in Sanskrit texts, they are often described as odd, uncivilized, and even animal-like. In some instances, these include forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Categories such as Nishad, to which Eklavya is supposed to have belonged, are examples of this. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि जो भी वर्ण जो भी लोग उन फोर वर्णा के अंदर नहीं आते थे तो उन्हें हम जाति के फॉर्म में क्लासिफाई कर देते थे, ठीक है। जैसे निषाद जो थे वो हमारे एकलव्य को बोल देते थे, ठीक है। और निषाद वो कौन लोग होते थे, जो हमारे हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे जंगलों के अंदर रह के, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से पढ़ते हैं। समटाइम्स हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेजेस वर लेबल्ड एज मलेच्छास एंड लुक डाउन अपॉन। तो इसमें आपको एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमारा क्या होता था, जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो उन लोगों को कई बार मलेच्छ कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते थे लोग, और उनको मतलब एक हीन भाव से देखा जाता था। देयर वॉज नॉनदलेस ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड बिलीव बिटवीन दीज पीपल। द नेचर ऑफ द रिलेशन इज एविडेंट इन सम स्टोरीज इन दी महाभारत। तो ये सारी चीजें हमें महाभारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं। इस पैराग्राफ के अंदर बेसिकली जो हिडिंबा और जो भीम थे उनकी विवाह की कहानी बताई गई है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो इसमें। और इसमें ये बताया गया कि कैसे हिडिंबा जो थी वो एक मतलब राक्षसी थी, यानी कि जो चार वर्ण होते हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों वर्ण के अलग थी। तो इसलिए वो जो उन्हें एक तरह से बिल्कुल चारों कैटेगरी के बिल्कुल आउटसाइड थी। बट फिर भी भीम बीइंग अ क्षत्रिय ही मैरिड हिम, ठीक है। उन्होंने उससे शादी करी और उनसे एक पुत्र उन्हें मिला घटोत्कच, ठीक है, जो कि एक राक्षस था। तो बेसिकली यही बताया गया है हमारा इसमें कि कैसे ये सारे रूल्स जो हैं वो महाभारत के अंदर भी देखने को मिलते हैं कि ये ब्रेक हो जाते थे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, बियॉन्ड द फोर वर्नास सबऑर्डिनेशन एंड कंफ्लिक्ट, while the brahmanas considered some people as being outside the system, they also develop a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable. These rested on the notion that certain activities, especially those concerned with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those they designated as untouchable. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting. These included handling corpses and dead animals. Those who performed such tasks were designated as chandalas and were placed at the very bottom of the hierarchy. Their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting by those who claimed to be at the top of the social order. तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें क्या समझाने की कोशिश करी गई है कि ब्राह्मणों ने एक और चीज कौन करी थी जिसे हम कहते थे अनटचेबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि बेसिकली जैसे हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें कुछ चीज एक्टिविटीज हम प्योर मानते थे और जो कुछ एक्टिविटीज थी वो हम इम्प्योर मानते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हवन करना, पूजा पाठ करना और कोई भी ऐसा रिलीजियस रिचुअल करना, उस चीजों को हम प्योर मानते थे। साथ ही साथ हम कुछ चीजों को इम्प्योर मानते थे, जैसे डेड एनिमल के बॉडी को ठिकाने लगाना, जो मृत शरीर होते थे इंसानों के उनको ठिकाने लगाना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज थे इन्हें एक तरह से इम्प्योर माना जाता था, यानी कि अशुद्ध माना जाता था। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ कि एक यहाँ पे एक अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया। तो जो लोग इस सो कॉल्ड इम्प्योर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉर्प्सेस को ठिकाने लगाना और जो डेड एनिमल्स हैं उनको हैंडल करना, उन लोगों को एक तरह से अनटचेबल कंसिडर करा जाने लग गया ब्राह्मणस के द्वारा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण है वो इन लोगों से दूरी बना के रखते थे, और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि अगर वो इनके कांटेक्ट में आएंगे या फिर उन्हें छुएंगे या फिर उन्हें कई बार देख भी लेंगे तो उनके देखने भर से भी उनकी जो प्योरिटी है ब्राह्मणों की या फिर जो अपर क्लासेस की वो एक तरह से इम्प्रिंज हो जाएगी और उनकी शुद्धता भंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखो, दोज हु परफॉर्म सच टास्क्स वर डेजिग्नेटेड एज चंडालास। तो चंडालास हमारे कौन होते थे, जो हमारे शमशान घाट में जो मृत शरीर है उनको उनका दाह संस्कार वगैरह करते थे, उनको हम चांडाल बोलते थे। तो चांडाल को कई बार देख लेना भी एक तरह से इम्प्योर माना जाता था। तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ द चांडालास। तो मनुस्मृति जो थी हमारी, वो चंडाल्स जो थे हमारे, उनकी ड्यूटीज को लेड डाउन करती थी। तो उसमें क्या बताया इन्होंने, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। सबसे पहले तो उन्हें जो गांव होता था उसके बाहर रहना होता था चंडाल्स को, ठीक है। दे हैड टू यूज द डिस्कार्डेड यूटेंसिल। तो जो बर्तन आम लोग फेंक देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, जो बर्तन आम लोगों के लिए वेस्ट होता था, वो बर्तन चंडाल्स को दिया जाता था कि भाई तुम इसे रखो और तुम्हें ये बर्तन यूज करना है और इसके अलावा और कोई बर्तन नहीं यूज करना है। एंड वेयर द क्लोथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन। तो और जो मृत शरीर जो आते थे वहां पे, मृत लोग आते थे, तो उनके जो कपड़े होते थे और जो उनके जो घर में कपड़े होते थे मृत किसी भी व्यक्ति के, तो वो सारे कपड़े उन चंडाल को दे दिए जाते थे कि आप इन्हें यूज करिए, ठीक है। और जो आपके गहने होंगे, वो गहने वो किसके पहनते थे, एक आयरन के गहने पहनते थे। तो ये जो कंडीशन थी, सोशल कंडीशन, ये हमारी चंडाल्स की थी, हु वर सपोज टू गिव द लास्ट राइट्स टू द डेड पीपल। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट द नाइट। रात को विलेज या फिर सिटीज के अंदर उन्हें ट्रैवल करने की भी अनुमति नहीं थी, उन्हें चलने की अनुमति नहीं थी। दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स। यानी कि जो चंडाल होते थे वो उन व्यक्तियों का भी दाह संस्कार करने की उनकी जिम्मेदारी होती थी जिन लोगों का इस संसार के अंदर कोई भी नहीं होता था, ठीक है। ना उनके दादा होते थे, ना उनकी माँ होते थे, ना उनके बेटे होते थे जो कि उस संस्कार को कर सकें, ठीक है। तो जो चंडाल होते थे उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि जो अनाथ लोग भी हैं जो मर गए हैं उनका वो दाह संस्कार करें, ये चंडाल की ड्यूटी होती थी अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मच लेटर द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा जियान, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखना है, और जो जितने भी ये ट्रैवलर्स होते हैं चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें पेपर के अंदर काफी ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ने क्या ऑब्जर्व किया, द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा जियान, जो कि 5th सेंचुरी सीई के अंदर आया था, रोड दैट अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर ऑन द स्ट्रीट्स सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। तो फाजियान ने क्या देखा कि जो अनटचेबल लोग होते थे उन लोगों को एक क्लैपर दे दिया जाता था ताकि जब भी वो स्ट्रीट्स के अंदर गुजरे, ठीक है, या फिर गांव के अंदर गुजरे, तो उस क्लैपर को बजाते रहें। और उससे क्या होगा कि जो क्लैपर की आवाज सुन के जो बाकी सारे लोग हैं वो अपने अपने घरों में छिप जाएं ताकि वो जो अनटचेबल बंदा है उसे देख ना पाए। और क्योंकि देखने से उनकी जो प्योरिटी है कई लोगों की वो खतरे में आ जाती थी अकॉर्डिंग टू दी सूत्रास, ठीक है।
तो ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क की ऑब्जर्वेशन थी। अनदर चाइनीज पिलग्रिम जॉन जैंग, ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, जो कि 7th सेंचुरी के अंदर आया था, ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। तो बेसिकली इसमें जो एग्जीक्यूशनर्स यानी कि जो दाह संस्कार करते थे, और जो स्कैवेंजर्स थे जो कि किसी का छोड़ा और जो जूठा पटका ये सब खाते थे, उन्हें जो सिटी होती थी उसके बाहर रहने की अनुमति रहती थी। By examining non-Brahminical texts which depict the lives of Chandals, historians have tried to find out whether Chandals accepted the life of degradation prescribed in the Shastras. Sometimes these depictions correspond with those in the Brahminical text, but occasionally they are a hint of different social realities. Next पेज के अंदर मूव करते हैं, the Bodhisattva and the Chandalas. Did Chandals resist to attain to push them to the bottom of the social order? Read the story which is a part of मटंग जटका। तो इसमें आपको याद रखना कि मटंग जटका क्या है, हमारा पाली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, पाली टेक्स्ट है, वेयर बोधिसत्वा द बुद्धा इन दी प्रीवियस बर्थ। तो बोधिसत्व हमारे कौन थे, बुद्धा की जो पहला वाला जन्म हुआ था, तो पहले वाले जन्म में बुद्धा अपने बोधिसत्व के नाम से कहलाते थे। तो ये आपको याद रखना है, इज आइडेंटिफाई एज चंडालास। और जो बोधिसत्व थे वो एक चंडाल की कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते थे अपने उस जन्म के अंदर। तो इसमें ये स्टोरी बताई गई है जो कि मतंग जटका से ली गई है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Once the Bodhisattva was born outside the city of Banaras, ठीक है, तो यहाँ कहाँ, ये आपको सारी डिटेल्स आपको याद रखनी कि बोधिसत्व कहाँ बॉर्न हुए थे, बनारस की सिटी के बाहर बॉर्न हुए थे एज अ चंडाल सन। तो चंडाल जो होते हैं लोग, उनके पुत्र थे ये, जिनका नाम रखा गया मतंग, ठीक है। One day when he had gone to the city for some work, he encountered दित्ता मंगालिका, ठीक है, दित्ता मंगालिका द डॉटर ऑफ अ मर्चेंट, जो कि एक मर्चेंट की डॉटर थी। उन्हें इनकी नजर पड़ती है, मतंग की नजर पड़ती है दित्ता मंगालिका पे, जो कि एक मर्चेंट की डॉटर है। व्हेन शी सॉ हिम शी एक्सक्लेम्ड आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस। तो जैसी हमारी जो मंगलिका है, जो कि एक मर्चेंट की बेटी थी, जैसी वो मतंग को देखती हैं, अब मतंग तो क्योंकि चांडाल्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने एकदम से वो अपने एक्सक्लेम कर दिया कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है, ठीक है, आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस। और फिर वो जाके अपनी आंखें धोती हैं। द एंग्री एंगर्स ऑन देन बीट हिम अप। तो जो बाकी सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो मतंग थे उन चंडाल को पकड़ के पीट दिया। उसके बाद क्या लिखा है, इन प्रोटेस्ट ही वेंट एंड ले डाउन एट द डोर ऑफ हर फादर्स हाउस। ऑन द 7th डे दे ब्रॉट आउट द गर्ल एंड गेव हर टू हिम। शी कैरिड द स्टार्विंग मतंगा बैक टू हर चांडाल सेटलमेंट। Once he returned home, he decided to renounce the world. After attaining spiritual powers, he returned to Banaras and married her. A son named Madatva Kumara was born to them. He learned the three Vedas as he grew up and began to provide food to 16,000 Brahmanas every day. तो बेसिकली इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि जो मतंग है उन्होंने सबसे पहले मंगलिका को देखा, और मंगलिका ने देखते ही मतंग को वो एक तरह से चिल्लाने लग गई कि मैंने कुछ इनऑस्पिशियस देख लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें धोई, और जो भीड़ थी उन्होंने जो मतंग है उनको पीटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो एक चांडाल थे और एक मर्चेंट की बेटी के आगे आ गए थे। इस चीज से मतंग जो थे वो काफी ज्यादा नाराज हुए, और इसका उन्होंने सोचा कि मैं एक प्रोटेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उन प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया, जो उनका लड़की जो मंगलिका की जो पिता का हर था, उस घर के सामने वो बैठ गए, ठीक है, एक तरह से अनशन पे। तो 7 दिन तक उन्होंने वहीं पे बैठ के एक तरह से अपना प्रोटेस्ट किया, यानी कि एक अनशन किया। तो 7वें दिन में जो मंगलिका है, ठीक है, मंगलिका बाहर आती है और उन्हें जो मतंग है, जो उन्हें वो एक तरह से चांडाल सेटलमेंट के अंदर ले जाती हैं। तो इन सारी घटना के बाद क्या होता है, फिर जो मतंग होते हैं ही डिसाइड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। तो वो एक सन्यासी बन जाते हैं मतंग, ठीक है, और उसके बाद वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उन्हें स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पावर को अटेंड करने के बाद, एनलाइटनमेंट अटेंड करने के बाद वो दोबारा बनारस आते हैं, और जो मंगलिका थी उन्हीं से वो विवाह कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर पूरा बताया गया। उसके बाद विवाह से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है मंडव्य कुमारा, ठीक है, मंडव्य कुमार की प्राप्ति होती है। और उसके बाद मंडव्य कुमार के बारे में बताया गया है कि जो मंडव्य कुमारा है ही हैड लर्न 3 वेदास एज ही ग्रो अप। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए 3 वेद उन्होंने सीख लिए, और हर दिन वो 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे। उसके बाद आगे की स्टोरी क्या कहती है ये देखते हैं। वन डे मतंगा ड्रेस्ड इन रैग्ड विद क्ले आर्म्स बाउल्स इन हैंड arrived at his son's doorstep and begged for food. Mandavya replied that he looked like an outcast and was unworthy for alms. The food was meant for the Brahmanas. Matanga said, those who are proud of their birth and are ignorant do not deserve gifts. On the contrary, those who are free from vices are worthy of offering. Mandavya lost his temper and asked her servant to throw the man out. Matanga rose in the air and disappeared. While Ditta Mangalika learnt about the incidents, she followed Matanga and begged for his forgiveness. He asked her to take a bit of the leftover from the bowl and give it to Mandavya and the Brahmanas.
तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि ये सारी चीजें तो हो गई, मंडव्य कुमार का जो जन्म है वो भी हो गया, फिर वो एक राजा बन जाते हैं और 16,000 ब्राह्मणों को हर दिन वो खाना खिलाते हैं और 3 वेद भी सीख लेते हैं। तो अब जो मतंग जो थे हमारे, ठीक है, तो मतंग तो हमारे क्या थे, एक सन्यासी बन चुके थे तब तक। तो एक दिन वो अपने बेटे के दरबार के सामने आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल वो मतलब रैग्स में अंदर ड्रेस होते हैं और वो एक तरह से भिक्षा मांगते हैं, ठीक है। तो मंडव्य जो होते हैं हमारे, तो जो मंडव्य होते हैं वो उन्हें भिक्षा देने के लिए मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो अनवर्दी हैं भिक्षा लेने के लिए, क्योंकि वो एक आउटकास्ट लग रहे हैं उन्हें, यानी कि जो जाति है, जो वर्ण सिस्टम है उसके उनके परे वो लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मतंग और मंडव्य में वाद विवाद होता है, जिसके बाद मंडव्य जो है, यानी कि जो उनके पुत्र हैं, वो एक तरह से अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और जो अपने जो सेना सर्वेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं कि इसे उठा के बाहर फेंक दो। तो जैसे ही वो बाहर फेंकते हैं तो मतंग जो होते हैं हमारे, क्योंकि वो एनलाइटेंड हो चुके थे, तो वो हवा में उड़ते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जब मंगलिका को इसके बारे में पता चलता है, जो कि उनकी जो मंडलव्य की माता थी और मतंग की धर्मपत्नी थी, तो जब उन्हें पता चलता है इस चीज के बारे में, तो वो मतंग का पीछा करते करते आती हैं, ठीक है, और उनसे क्षमा मांगती हैं अपने पुत्र के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस डब्बे के अंदर बताई गई है। तो बेसिकली इस वाले पैराग्राफ में आपको जो जो ये सारी चीजें हैं, जो नाम्स हैं, स्पेशली जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखा है, वो आपको एक तरह से याद रखना है। उसके बाद इस वाले पेज में अगर हम देखें, तो इस वाले पेज में आपको यहाँ सीधे यहाँ पे आ जाना है। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये जो चीज है इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, however women were allowed to retain the gifts that they received on the occasion of their marriage as श्रीधन, या literally meaning the women's wealth। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है, श्रीधन से रिलेटेड। तो इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो वुमेन थी, बेसिकली वुमेन हमारी, दे वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड एन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, यानी कि उनकी जो शादी पे, यानी कि विवाह पे जो उनको वुमेन को गिफ्ट मिले हैं, वो श्रीधन कहलाता था, ठीक है, और उन्हें वो रखने की आजादी थी, ठीक है, उसकी अनुमति थी। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, विदाउट पे अच्छा फोकस करना है आपको। तो जो उनका स्त्रीधन होता था, उस स्त्रीधन पे उनके अलावा उनके जो बच्चे थे, उनके जो चिल्ड्रन थे, उसका हक होता था, ठीक है, और हस्बैंड का हक नहीं होता था, ठीक है, वो चीज इसमें लिखी गई है। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। और साथ ही साथ मनुस्मृति ये भी वार्न करता है वुमेन को, ठीक है, कि वो कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी को अपने पास रख नहीं सकते, और या फिर कोई भी ऐसा वैल्यूएबल चीज रख नहीं सकते हस्बैंड के परमिशन के बिना, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको इस पैराग्राफ, इस पेज के अंदर याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यू हैव रीड अबाउट द वेल्दी वुमेन सच एज वटका क्वीन प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता के हमारे बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। However, cumulative evidences, both epigraphic and textual, suggest that while upper class women may have had access to resources, land, cattle, and money was generally controlled by men. In other words, social differences between men and women were sharpened because the difference in the access of the resources. तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो कुछ अपर क्लास वुमेन थी, जैसे कि हमारी प्रभावती गुप्ता हो गई, ठीक है, इन केसेस में देखा जाता है कि दे हैड द एक्सेस टू रिसोर्सेज और लैंड और कैटल, ठीक है, वरना जनरली नहीं होता था। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ? For Manusmriti, for men, the Manusmriti declares that there are 7 means of acquiring wealth. तो मेन के लिए क्या बताया गया, 7 तरीके हैं मनुस्मृति के अकॉर्डिंग वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। पहले तो है इनहेरिटेंस, ठीक है, यानी कि जो अपने पिता से मिल गया हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग्स, आपने खुद ढूंढ लिया हो। उसके बाद है परचेज, खरीद लिया हो कुछ। उसके बाद कनकेस्ट, लड़के दूसरे राज्य से छीन लिया हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कुछ कहीं आपने निवेश किया हो, वहां से आपको रिटर्न मिल रहा हो। उसके बाद काम करके, वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम दी गुड पीपल, और जो किसी जो प्रजा है उन्होंने अगर आपको कुछ गिफ्ट दिए हैं, या फिर अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको जो बाकी लोगों ने गिफ्ट दिए हैं। तो ये 7 तरीके हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग देवर मीन्स फॉर एक्वायरिंग वेल्थ, इनहेरिटेंस, फाइंडिंग, परचेज, कनकेस्ट, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम पीपल। तो मैन के लिए तो 7 तरीके बता रखे हैं, लेकिन वुमेन के लिए देखते हैं कितने तरीके बता रखे हैं। फॉर वुमेन देयर आर 6 मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ, ठीक है, वुमेन के लिए भी 6 मीन्स है एक्वायर करने के लिए वेल्थ को, जिसमें कि व्हाट वाज गिवन इन फ्रंट ऑफ द फायर, यानी कि मैरिड, और द ब्राइडल पोजेशंस। तो पहला तो ये था कि जो विवाह करते टाइम जो अग्नि के सामने उन्हें दिया जाता था वो उनका होता था, और एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन, ठीक है, या फिर प्रेम के रूप में जो उनके पिता से मिल जाता था उन्हें वो। एंड व्हाट शी गॉट फ्रॉम हर ब्रदर, जो उनके भाई से कोई गिफ्ट मिल गया वो, उनके मदर से कोई गिफ्ट मिल गया वो, और उनके पिता से कोई गिफ्ट मिल गया वो, ठीक है। शी कुड ऑल्सो एक्वायर वेल्थ
थ्रू एनी सब्सिक्वेंट गिफ्ट और वट एवर अफेक्शनेट हस्बैंड माइट गिव हर लेटर। तो बेसिकली इसमें कुल मिला के ये बताया गया है 6 तरीके के होते हैं वुमेन को वेल्थ एक्वायर करने के, और सारे गिफ्ट ही हैं वुमेन के, ठीक है। जो कोई गिफ्ट बस ब्रदर दे रहा है, कोई मदर दे रही है, कोई कभी फादर दे रहा है, और जो बाकी सारी चीजें हैं वो कभी हस्बैंड दे रहा है, और जो शादी के दौरान मुझे औरत को मिल जा रही है वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस चीज के अंदर, इस डब्बे के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस वाले पैराग्राफ की, वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, another criterion apart from gender for regulating excess of wealth was varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed for Shudras was servitude. While a variety of occupations were listed for men of the first three varnas, if these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been the Brahmanas and the Kshatriyas. That this correspond to some extent the social realities is evident from the depiction of the priests and kings in the other textual traditions. Kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown as to be rich, though there are occasional depictions of the poor Brahmanas. At another level, even as the Brahmanical view of the society was codified in the Dharmsutras and the Dharmshastras, other traditions developed critiques of the Varna order. Some of the best known of these were developed within the early Buddhism, 6th century BC onwards. See chapter 4. The Buddhists recognized that there were differences in the society, but did not regard these as natural or inflexible. They also rejected the idea of claim to the status of the status on the basis of birth. तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें बेसिकली क्या बताया गया इस वाले डब्बे के अंदर, कि जो हमारा वर्ण सिस्टम था, तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और जो वैश्य थे, तो इसके अगर इसके रूल्स के हिसाब से अगर देखें हम, तो जो ऊपर के जो टॉप के जो दो वर्णा थे, यानी कि जो हमारे ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, ये एक्सट्रीमली वेल्दी होते थे, ठीक है। हालांकि इसमें बताया गया कि कुछ केसेस में जो ब्राह्मण है वो पुअर दिखाए जाते थे, ठीक है, कुछ केसेस में होते थे, बट जनरली जो ब्राह्मण होते थे वो भी वेल ऑफ होते थे, और जो क्षत्रिय थे वो तो एक्सट्रीमली वो होते थे, किंग होते, रिच होते थे, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो ब्राह्मणिकल व्यू था धर्मसूत्रास का और धर्मशास्त्र का, ये एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया बुद्धिस्ट के द्वारा भी, क्योंकि जो बुद्धिस्ट थे वो हालांकि इस चीज को मानते थे कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, बट वो इन डिफरेंसेस को नेचुरल या फिर डिवाइन नहीं कंसिडर करते थे, ठीक है। और ये भी नहीं मानते थे कि जो वर्ण है वो हमारा बाय बर्थ है, ठीक है। जो बाय बर्थ वाली जो डेफिनेशन है वर्ण की, वो बुद्धिस्ट लोग हमारा रिजेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दे ऑल्सो रिजेक्टेड द क्लेम ऑफ द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो ये जो चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। तो इस वाले डब्बे के अंदर हमारा बेसिकली एक स्टोरी है जो कि हमारे मज्जिहिमा निकाया वहां से ली गई है, और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इस स्टोरी के अंदर बेसिकली एक डायलॉग है बिटवीन किंग अवंतिपुत्ता और कच्छना। जो कच्छना थे वो हमारे बुद्धा के डिसाइबल थे, यानी कि भक्त थे, और जो अवंतिपुत्ता थे वो राजा थे। तो इन दोनों के बीच में वर्ण सिस्टम को लेके एक तरह से एक वाद विवाद होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी में बेसिकली यही है, जिसमें ये अवंतिपुत्ता है जो यानी कि जो राजा हैं, वो कच्छना से पूछते हैं कि वो मतलब कास्ट सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, जो कि ब्राह्मण बोलते हैं कि वो हाई हैं और जो बाकी सारे कास्ट हैं वो लो हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो उसमें फिर कच्छना रिप्लाई करते हैं कि व्हाट इफ अ शूद्र वाज वेल्दी, वुड अनदर शूद्र और अ क्षत्रिय और अ ब्राह्मणा और अ वैश्य स्पीक पोलाइटली टू हिम। तो इसमें कच्छना एक मतलब एक सवाल डालते हैं राजा के सामने कि अगर कोई शूद्र है और उसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो क्या कोई दूसरा शूद्र या फिर कोई दूसरा क्षत्रिय या फिर कोई दूसरा ब्राह्मण या वैश्य उससे अच्छे से बात करेगा, पोलाइटली बात करेगा। तो उसके रिप्लाई में अवंतिपुत्ता ये बोलते हैं कि अगर किसी शूद्र के पास पैसा है और सोना है खूब सारा और चांदी है, तो वो किसी दूसरे शूद्र को अपना एक तरह से एक दास भी बना सकता है, ठीक है, एक सर्वेंट भी बना सकता है, ठीक है। और ना ही और उस दास से बोल सकता है कि वो उससे पहले उठे, उसकी देखभाल करे, उसके ऑर्डर को माने। और ना सिर्फ वो केवल एक शूद्र को दास बना सकता है, बल्कि एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण को भी अपना एक ओबीडियंट सर्वेंट बना सकता है, ठीक है। तो ये इस चीज से जो कच्छना है वो एक तरह से अपना एक कंक्लूजन दे देते हैं कि मतलब जो हमारे कैसे जो ये वर्ण सिस्टम है वो बेसिकली एक तरह से नल एंड वॉइड है, ठीक है। यहाँ पे ये बोलते हैं दिस बीइंग सो आर नॉट दीज फोर वर्नास एग्जैक्टली द सेम। तो ये बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर यही चीज है तो क्यों ये सारे चार वर्ण है ये बेसिकली सेम ही तो है, क्योंकि जिसके पास पावर आ रही है वो नीचे वाले को रूल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली एक तरह से कंक्लूजन निकल जाता है कि जितने भी वर्नास हैं इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये बेसिकली संवाद है, आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली याद आपको ये रखना है कि जो मज्जिहिमा निकाय है, ये बेसिकली आपको याद रखना है कि इसके अंदर का एक तरह से ये स्टोरी है, और ये कच्छना और अवंतिपुत्ता ये आपको याद रखना है, और किस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, पाली के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ. So far we have been examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. However, there were other possibilities as well. Situations where men who were generous were respected while those who were misery or simply accumulated wealth from themselves was despised. One area where these values were cherished was ancient Tamilakalam. Where we saw earlier in chapter 2, there were several chiefdoms about 2000 years ago. Amongst other things, the chiefs were the patrons of the bards and poets who sang their praises. Poems included in the Tamil Sangam anthologies often illuminate social and economic relationships, suggesting that while there were differences between the rich and poor, those who controlled resources were also expected to share them. तो आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे तमिल संगम के जो पोएम्स थे, तमिल संगम में जो पोएम्स थे वो हमारे क्या रिफ्लेक्ट करते थे, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को रिफ्लेक्ट करते थे. ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन को रिफ्लेक्ट करते थे. तो बेसिकली आपको याद रखना है. उसके बाद इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, द पुअर जनरस चीफ. इन दिस कंपोजिशन फ्रॉम द पुराना रुरु, वन ऑफ द एंथोलॉजीज ऑफ द तमिल संगम लिटरेचर. तो आपको याद रखना है कि पुराना रुरु कहाँ का है, तमिल संगम लिटरेचर का एक पार्ट है. ठीक है, और तमिल संगम लिटरेचर की हमारी एक तरह से पोएम है. तो बेसिकली आपको इस पोएम को याद नहीं रखना, बस आपको यही चीज याद रखनी है कि पुराना नुरू कहाँ का है, हमारा तमिल संगम लिटरेचर का है. तो इसके बाद इस पेज के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं. एक्सप्लेनिंग द सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. The Buddhists also developed an alternative understanding of social inequalities and of the institutions required to regulate social conflict. In a myth found in a text known as Sutta Pitaka, they suggested that originally human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed. All beings lived in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed from each meal. तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया इस पैराग्राफ के अंदर कि सुत्त पट्टिका के अकॉर्डिंग जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो बेसिकली हमारा पूरा फुली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म के अंदर नहीं हुआ था. ठीक है, और ना ही हमारा जो वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स था वो पूरा का पूरा डेवलप था. जो भी हमारे जितने भी लिविंग बींग्स थे, दे लिव्ड इन आइडलिक स्टेट ऑफ पीस. वो एक तरह से एक आइडलिक स्टेट ऑफ पीस के अंदर रहते थे और नेचर से लेते थे, और जितना उन्हें चाहिए होता बस उतना ही लेते थे. उसके बाद हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, however there was a gradual deterioration of the state as human being became more increasingly greedy and vindictive and deceitful. This led them to wonder, what if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right, who should censure that which should be rightly be censured, and should banish him who deserves to be banished. We will give him in a return a proportion of rice chosen by a whole people, and he will be known as महासम्मता, यानी कि द ग्रेट इलेक्ट. तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा डिसाइडफुल हो गए और मतलब लालची हो गए और ग्रेडी हो गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना एक तरह से एक लीडर इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करा खुद से. कि ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम एक लीडर इस्टेब्लिश करेंगे जिसका काम होगा कि जो गलत करे बंदा उसको सजा दे, जो अच्छा करे उसे मतलब ऊपर बढ़ाए, और जो भी कुछ गलत काम हो रहा है उसे वो सेंसर करे. ठीक है, और उसके बदले में हम उसे एक राइस दे देंगे. ठीक है, एक प्रोपोर्शन ऑफ राइस दे देंगे जिससे उसका गुजारा हो सके. और उस बंदे को उन्होंने क्या बोला, एक महासम्मता बोला, यानी कि द ग्रेट इलेक्ट. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि महासम्मता का क्या मतलब है, हमारा द ग्रेट इलेक्ट है. ठीक है, और यहाँ से बेसिकली हमारे किंगशिप का जो आइडिया था बेसिकली वो यहाँ से हमारा डेवलप हुआ है, और धीरे धीरे मॉडिफाई करके वो इतना आज यहाँ पे हमारा ब्रॉड हो चुका है. दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन अ ह्यूमन चॉइस. ठीक है, यानी कि हम इंसानों के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जिसमें हमारा टैक्स का सिस्टम हमने आज के टाइम में बना दिया है. ठीक है, जो कि किंग लेता था. साथ ही साथ हमने ये भी बना दिया है कि ये जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन है ये हमने खुद ने बनाया है. ठीक है, और हमने खुद ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली बताया गया है, if human beings were responsible for the creation of the system, they could also change it in the future. तो जब हमने ही खुद ये सारी चीजें बनाई हैं तो हम ही इस सारी चीजों को चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो यही सारी चीजें इसके अंदर बताने की कोशिश करिए इस पैराग्राफ के अंदर. उसके बाद इस वाले पेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज और कंटेंट के बारे में बात करी गई है कि महाभारत में बेसिकली हमारे कौन कौन से लैंग्वेजेस का यूज हुआ. तो let us look at the languages of the text. The version of the Mahabharata we had been considering is in Sanskrit. तो जिस महाभारत की हम बात कर रहे हैं वो संस्कृत में था. However, the Sanskrit used in the Mahabharata is far simpler than that of the Vedas. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर कि जो महाभारत के अंदर जो संस्कृत यूज हुई है वो वेदों और प्रशस्ति के अंदर जो संस्कृत यूज हुई है उससे फार गुना ईजियर है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, जब हिस्टोरियंस ने इन सारी चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया तो बेसिकली हिस्टोरियंस ने इन्हें दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना स्टार्ट किया जो पूरी हिस्ट्री है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है. हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाइड द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड हेड्स.
ठीक है, दो ब्रॉड हेड के अंदर इन्हें डिवाइड किया। सेक्शंस दैट कंटेन स्टोरीज डेजिग्नेटेड एज नरेटिव, तो जो जो सेक्शंस जिसके अंदर स्टोरीज थी यानी कि कहानियां थी, उन्हें इन्होंने क्या बोला है कि ये नरेटिव है। ठीक है, नरेटिव सेक्शन के अंदर इन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, और जो दूसरा जो था, दूसरा में बेसिकली क्या बताया इन्हें, एंड सेक्शंस दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स एंड डेजिग्नेटेड वर डेजिग्नेटेड एट डाइडैक्टिक, डाइडैक्टिक। ठीक है, जो भी इसे बोलते हैं। तो दो इन्होंने दो हेड निकाले बेसिकली हिस्टोरियंस ने टेक्स्ट को डिवाइड करने में। पहले तो नरेटिव, ठीक है, और दूसरा था डायडैक्टिक। नरेटिव के अंदर हमारे क्या आते थे, स्टोरियाज आती थी, कहानियां आती थी। ठीक है, और जो डायडैक्टिक थे इसके अंदर हमारे सोशल नॉर्म्स आते थे। ठीक है, सोशल नॉर्म्स, ठीक है, ये बेसिकली हमारे कास्ट सिस्टम और ये सारी चीजें और ऊंच नीच और सारी चीजें हमारी इसी के अंदर आ जाती थी। ठीक है, दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट, यानी कि अब ये डिवीजन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इधर की उधर नहीं जा सकती। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती रहती थी। द डायडैक्टिक सेक्शंस इंक्लूड स्टोरीज एंड नरेटिव सेक्शंस ऑफ्टन कंटेन सोशल मैसेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती थी। However, generally historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic, moving story, and that a didactic portion was probably added later. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया इसने कि हिस्टोरियंस ने बेसिकली ये फाइंड किया कि महाभारत को एक ड्रामेटिक स्टोरी के फॉर्म में लिखी गई होगी, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है। और जो डायडेक्टिक पोर्शन है, डायडेक्टिक पोर्शन मतलब कि जो कास्ट वाली चीजें हैं, ठीक है, वर्ण वाली सिस्टम है, निषाद वाली चीजें हैं, और उसके बाद जो हमारा एक लव के बारे में आ जाता है कि वो निषाद है, और हाई क्लास लो क्लास, वो ये सारी जितनी भी सोशल चीजें हैं, सोशल नॉर्म्स, ये बाद में स्टोरी लिखने के बाद उसके अंदर स्टोरी के अंदर ऐड करी गई हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरियंस का मानना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डायडैक्टिक का मतलब बताया इसमें, डायडैक्टिक रेफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर पर्पसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अपने पेपर के अंदर पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इसने बताया क्या है कि हमारा संस्कृत ट्रेडिशन के अंदर इतिहास का बेसिकली मतलब क्या है, तो इतिहास का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है थर्स इट वाज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो थर्स इट वाज होता है इतिहास का मतलब, जो कि हम इंग्लिश में अगर जनरली ट्रांसलेट करके आए तो हिस्ट्री मतलब इसका निकलता है। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी महाभारत जो बेसिकली पूरी की पूरी हुई थी, जो पूरा का पूरा युद्ध हुआ था महाभारत का, तो इसके महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी के जो कंपोजर थे वो बेसिकली हम मानते हैं जो जो चैरियट बार्ड्स थे, यानी कि जो रथ को चलाते थे, जो सारथी थे बेसिकली, जिन्हें हम सूत की कैटेगरी में भी आइडेंटिफाई करते थे, जो सूत थे वो बेसिकली उन असली ओरिजिनल कंपोजर माने जाते हैं महाभारत स्टोरी के। और ये जितनी भी स्टोरीज थी वो बेसिकली इन सूतोज ने, यानी कि जितने भी सूत लोग थे, इन्होंने ऑरली सर्कुलेट करी थी। ठीक है, ऑरली सर्कुलेट करी थी। उसके बाद 5th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणों ने क्या किया, ये जितनी भी ऑरली सर्कुलेटेड स्टोरी थी, इन्हें अपना एक टेक्सचुअल फॉर्म के और राइटिंग फॉर्म में इन्होंने ब्राह्मणों ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। ठीक है, 5th सेंचुरी बीसी के बाद से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पेज के अंदर लिखी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। वी नोटिस अनदर फेज इन द कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन 200 BC एंड 200 CE। दिस वाज द पीरियड व्हेन द वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें भगवान विष्णु की जो वर्शिप वाली चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उस पर ज्यादा वजन पड़ने लग गया था। तो 200 BC से लेकर 200 CE का जो पीरियड था, वहां पे विष्णु जी की वर्शिप ज्यादा करने लग गए थे लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीजें रखनी है। हाँ, सब्सिक्वेंटली बिटवीन 200 एंड 400 CE द लार्ज डायडैक्टिक सेक्शंस रिजेंबलिंग द मनुस्मृति वाज एडेड। तो मनुस्मृति वाला जो सेक्शन था महाभारत के अंदर, ठीक है, जिसमें हमारे कास्ट था, सोशल ऑर्डर था, ये सारी चीजें थी, ये हमारा 200 से लेके 400 CE के बीच में ऐड करी गई महाभारत के अंदर। ठीक है, अब महाभारत में मनुस्मृति वाला सेक्शन ऐड करने के पहले जो महाभारत की जो लेंथ थी वो केवल 10,000 वर्सेस के अंदर खत्म हो जाती थी। अब ये सारी चीजें ऐड करने के बाद, मनुस्मृति की चीजें ऐड करने के बाद, जो सोशल ऑर्डर है, हाई क्लास लो क्लास, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद, ये जो जितने का पूरा, ये जो जितना भी हमारा ये महाभारत का जो वॉल्यूम था वो हमारा 1 लाख वर्सेस के अराउंड हो गया। ठीक है, इतना इनॉर्मस हो गया हमारा। ठीक है, और ये आपको लास्ट में इसने ये बता रखा है, दिस इनॉर्मस कंपोजिशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू अ सेज नेम व्यास, यानी कि ये बेसिकली ये बोला गया कि इसका पूरा का पूरा कंपोजिशन वेद व्यास जी ने करा गया है। ये तो आप लोगों को ही पता होगा। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में क्या बोला है, The search of convergence. The Mahabharata, like any major epic, contain vivid descriptions of battles, forests, places, and settlement. In 1951 to 52, archaeologist B.B. Lal excavated village name हस्तिनापुर in मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली इसमें आपको बस ये याद रखना है कि बीबी लाल कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1951 और 52 के अराउंड इन्होंने हस्तिनापुर जो कि मेरठ के अंदर है उसे एक्सकवेट किया। ठीक है, और उन्होंने कंपेयर किया कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जो हमारा महाभारत के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बस बेसिकली यही सारी चीजें बताई गई हैं, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं अभी।
उसके बाद आ जाते हैं इस वाले डब्बे के अंदर। तो इसमें हस्तिनापुर के बारे में बताया गया है। हस्तिनापुर का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे डिस्क्रिप्शन है। तो ये बेसिकली आपको ये वाली जो लाइन है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि ये बताओ ये लाइन किस सिटी को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए हस्तिनापुर में। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये वाली लाइन कहाँ सी है, कहाँ की है। ठीक है, तो आदि पर्वन यानी कि महाभारत की है। ठीक है, उसके बाद आपको अगले इसमें आ जाना है। तो 77 पेज में आ जाओ आप। तो 77 पेज में बेसिकली यहाँ पे पॉली एंट्री के बारे में बात करी गई है। पॉली एंट्री मतलब अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड, यानी कि जो जैसे हमारे द्रौपदी थी महाभारत के अंदर, उनके 5 हस्बैंड थे। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि ये पॉलीएंड्री इतना कॉमन क्यों हुआ करता था, इसके बारे में यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन हुआ है। तो पॉलीएंड्री में वी हैव बीन प्रेवलेंट अमंग द रूलिंग एलिट्स एट द सम पॉइंट। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो पॉलीएंड्री है यानी कि वाइफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, ये हो सकता है कि कुछ जो एलिट फैमिली होती थी, ठीक है, राजा महाराजाओं की, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस टाइम पे ये प्रेवलेंट होता होगा पॉलीएंड्री का कल्चर। क्योंकि अभी जो हमारे जो कॉमन कल्चर है उसमें पॉलीएंड्री हमें नहीं देखने को मिलता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रखा है, अदर रीजन डिस्कस करें पॉलीएंड्री के। बेसिकली इसमें क्या बताया कि इसमें ये बताया गया कि जो हमारा हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में पॉलीएंड्री अभी भी और पहले भी देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या हिमालयन रीजन में पॉलीएंड्री देखी जाती है या फिर जाती थी। तो बिल्कुल देखी जाती है और जाती थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखाया गया है कि other suggest that there may have been shortage of women during the time of warfare and this led to the polyandry. In other words, it was attributed to the situation of crisis. ठीक है, तो युद्ध के दौरान वुमेन की कमी की वजह से जो कई सारे लोग हैं वो एक ही वुमेन से शादी कर लेते होंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन बताया गया है पॉलीएंड्री का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं द डायनामिक टेक्स्ट, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसमें ये बेसिकली आपको ये लाइन याद रखनी है, द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद इट संस्कृत वर्जन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि संस्कृत वर्जन के बाद जो महाभारत की ग्रोथ थी वो वहीं पे रुक गई थी, बट ऐसा नहीं है। संस्कृत वर्जन के बाद फिर अलग अलग वर्जन महाभारत के आने लग गए। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आने लग गए, अलग अलग स्टाइल्स में महाभारत की स्टोरी बताने लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्लेस के दौरान, ठीक है, और डांस कर करके बताने लग गए। ठीक है, नरेशन के थ्रू बताने लग गए। ठीक है, ये चीज में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज लास्ट में याद रखना है। महाश्वेता देवी जो है वो बंगाली राइटर हैं। इन्होंने महाभारत को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रोड्यूस किया है। इस शॉर्ट स्टोरी का हमारा नाम क्या है, हमारा बेसिकली कुंती और निषादी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस शॉर्ट स्टोरी का नाम पूछ सकता है। ठीक है, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, लिखा द्वारा गया है हमारा महाश्वेता देवी के द्वारा। ठीक है, जो कि बंगाली लेटर थी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो ये टाइमलाइन है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, ठीक है, ये सारी टाइमलाइन आपको याद कर लेनी है अच्छे से। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।